नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम राजस्थान की सियासत के एक बहुत ही दिलचस्प किरदार की कहानी में उतर रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसा किरदार जिसे समझने के लिए आपको जयपुर के आलीशान बंगलों में नहीं जाना होगा। हाँ, बल्कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल की कैंटीन और गांव की धूल भरी पगडंडियों पर जाना होगा। हमारे पास स्रोत के तौर पर हनुमान बेनीवाल द राइज ऑफ राजस्थान लायन नाम के एक लेख के कुछ हिस्से हैं। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे एक किसान का बेटा छात्र राजनीति की सीढ़ियों से चढ़कर एक ऐसी ताकत बन गया कि सरकार को उसके लिए अपने ही बनाए कानून तोड़ने पड़े। एग्जैक्टली। ये वाकई एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि ये जीरो से शुरू होती है। कोई सियासी विरासत नहीं, कोई बड़ा राजघराना नहीं। लेख बताता है कि हनुमान बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 को नागौर के बड़गांव में हुआ। हाँ, उनके पिता रामदेव बेनीवाल विधायक जरूर रहे थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल की अपनी जो पहचान बनी वो उनके अपने संघर्ष से बनी। उनकी परवरिश वहीं गांव में हुई जहां उन्होंने किसानी के संघर्ष को, उस सिस्टम को बहुत करीब से देखा, जहां गांव के आदमी की आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। बिल्कुल। और शायद यही अनुभव उनके सियासी डीएनए का हिस्सा बन गया। तो गांव से निकलकर वो जयपुर आते हैं हायर स्टडीज के लिए, राजस्थान कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा रोककर समझना है, उस वक्त राजस्थान यूनिवर्सिटी का सीन क्या था? मतलब कैंपस का माहौल, वहाँ की पॉलिटिक्स, उसका वाइब कैसा था? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। देखिए, उस दौर में यानी 90s के दशक में राजस्थान यूनिवर्सिटी एक तरह से जयपुर के शहरी अमीर और प्रभावशाली परिवारों के बच्चों का गढ़ थी। अच्छा। उन्हीं का दबदबा था, उन्हीं की चलती थी। लेकिन हिसाब से गांव देहात से जो छात्र आते थे उन्हें थोड़ा क्या कहते हैं कमतर देखा जाता था। वो बड़ी संख्या में तो थे, लेकिन बिखरे हुए थे, उनकी कोई संगठित आवाज नहीं थी। तो एक तरह का शहरी ग्रामीण डिवाइड कैंपस की रग रग में बसा हुआ था। बिल्कुल, एक सोशल फॉल्ट लाइन जो पहले से मौजूद थी। और एक चतुर राजनेता हमेशा ऐसी ही फॉल्ट लाइंस को ढूंढता है, तो बेनीवाल ने इसी को अपनी ताकत बनाया। एग्जैक्टली। उन्होंने इस भेदभाव को एक मौके की तरह देखा। लेख में बताया गया है कि वो गांव से आने वाले हर छात्र के लिए एक उम्मीद बन गए। कैसे? किसी को हॉस्टल में कमरा चाहिए, किसी की फीस का मसला है, कोई रैगिंग से परेशान है। हनुमान बेनीवाल वहां खड़ा मिलता था। वो सिर्फ मदद नहीं कर रहे थे, वो एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे थे जिससे अब तक कोई लीडर नहीं मिला था। मतलब वो उन हजारों छात्रों की आवाज बन रहे थे जिन्हें लगता था कि इस शहरी सिस्टम में उनकी कोई जगह नहीं है। सही कहा। तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। वो बिखरी हुई ताकत को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। और इस रणनीति का नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला साल 1997 में। जयपुर की छात्र राजनीति के इतिहास में इस साल को नागौर का साल कहा जाता है। नागौर का साल? जी। इसी साल हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता। लेकिन रुकिए, कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बड़ी कैसे? मतलब छात्र नेता तो हर साल चुनाव जीतते हैं, इसमें ऐसा क्या खास था? खास ये था कि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक तरह का टेक ओवर था। टेक ओवर? हाँ, उसी साल सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट ही नहीं, बल्कि जयपुर के 3 सबसे बड़े और प्रतिष्ठित कॉलेज, महाराजा कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज, तीनों के अध्यक्ष भी नागौर जिले से ही चुने गए। अरे वाह! आप इस बात की सिंबॉलिक पावर को समझिए। प्रदेश की राजधानी की पूरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की कमान एक ही जिले के लड़कों के हाथ में आ गई थी। वो भी उस जिले के जिसे ठेठ देहाती माना जाता था। बिल्कुल। ये जयपुर के शहरी अभिजात्य वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये तो वाकई एक तरह का सत्ता परिवर्तन था कैंपस के अंदर। तो अध्यक्ष बनने के बाद जाहिर है उनकी लड़ाई और बड़ी हो गई होगी। अब वो सिर्फ एक छात्र नेता नहीं, एक संस्था थे। बिल्कुल। और अब उनकी मांगे भी बड़ी हो गईं। लेख के मुताबिक उनकी मुख्य लड़ाई थी गांव और किसान परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक अलग से कोटा या आरक्षण की व्यवस्था करना। उनका तर्क साफ था, अगर किसान का बेटा पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? सही बात है, उसे शहर के साधन संपन्न लड़के लड़कियों के बराबर मौके मिलने चाहिए। और ऐसी मांग जब आप सिस्टम से करते हैं तो सिस्टम पलटकर जवाब भी देता है। यहीं से सरकार के साथ उनकी सीधी टक्कर शुरू हुई होगी। और क्या, जबरदस्त टक्कर हुई। यहीं पर वो 2 किस्से आते हैं जो हनुमान बेनीवाल को एक आम छात्र नेता से एक लेजेंड बना देते हैं। अच्छा। पहला किस्सा एक भूख हड़ताल से जुड़ा है। इन्हीं मांगों को लेकर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए और सरकार ने वही किया जो वो हमेशा करती है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया होगा, ये सोचकर कि मामला ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन मामला ठंडा पड़ने के बजाय उबल गया। कैसे? उनकी गिरफ्तारी की खबर ने आग में घी का काम किया। पूरे कैंपस में, हॉस्टलों में गुस्सा फैल गया।
दबाव बढ़ने लगा तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार पर। और भैरों सिंह शेखावत कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। उन्हें तो बाबूसा कहा जाता था। राजस्थान की राजनीति के भीष्म पितामह थे वो। बिल्कुल। एक मिनट मुझे ठीक से समझने दीजिए। तो एक तरफ राजस्थान का सबसे बड़ा नेता मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ जेल में बंद एक 25 साल का छात्र नेता। इसके बाद जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं है। बिल्कुल। हालात इतने बिगड़े कि जैसा स्रोत बताता है, खुद मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत को अपने 3 सीनियर मंत्रियों के साथ जेल जाना पड़ा। क्या मुख्यमंत्री जेल गए? जी हाँ, सोचिए वो सीन प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल के अंदर जा रहा है एक छात्र नेता से मिलने, उसे मनाने की वो अपना अनशन तोड़ दे। ये सिर्फ प्रभाव की बात नहीं है, ये तो पावर डायनामिक्स का एक तरह से पूरा उलटना है। इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? देखिए, इसमें दोनों ही बातें। पहली नजर में ये सरकार का झुकना लगता है, लेकिन गहराई से देखें तो ये भैरों सिंह शेखावत की राजनीतिक समझ भी दिखाता है। अच्छा, वो कैसे? वो जानते थे कि अगर ये लड़का अनशन पर अड़ा रहा और उसे कुछ हो गया तो पूरे प्रदेश में जो आग लगेगी उसे बुझाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने एक छोटी हार मानकर एक बड़ी राजनीतिक तबाही को टाल दिया। सही कहा, लेकिन इस एक घटना ने बेनीवाल को रातों रात एक राजनीतिक ब्रांड बना दिया। ये एक मास्टर क्लास थी कि कैसे सरकार की ताकत को ही उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, सरकार की गिरफ्तारी वाली कार्रवाई उनके लिए फ्री मार्केटिंग बन गई। सबक सीख लिया कि इस लड़के से सीधे भिड़ना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये कहानी यहीं खत्म हुई होगी। खत्म? अरे, ये तो बस शुरुआत थी। सरकार ने शायद सोचा होगा कि मामला निपट गया, लेकिन बेनीवाल रुकने वालों में से नहीं थे। दूसरा किस्सा तो इससे भी ज्यादा नाटकीय है। बताइए। विधानसभा का सत्र चल रहा था और बेनीवाल ने छात्र हितों को लेकर एक और बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। इस बार भी वही हुआ, उन्हें फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ओके, तो सरकार ने वही गलती दोबारा की। और इस बार छात्रों का रिएक्शन पहले से 10 गुना ज्यादा तेज था। अच्छा। शाम होते होते जयपुर के हॉस्टलों से हजारों छात्र सड़कों पर उतरने की तैयारी करने लगे। माहौल में जबरदस्त तनाव था और तभी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री के टेबल पर पहुंचती है। उस रिपोर्ट में क्या था? स्रोत के मुताबिक उस रिपोर्ट का सार बहुत सीधा और कह सकते हैं डरावना था। साहब, अगर हनुमान सुबह तक जेल में रहा तो कल लाखों छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे और पूरा जयपुर जाम हो जाएगा। बाप रे, मतलब सरकार एक तरह से फंस गई थी। एक तरफ जेल के नियम जो कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद किसी कैदी को रिहा नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ अगले दिन पूरे शहर के ठप हो जाने का खतरा। यही तो दुविधा थी, एक तरफ कानून, दूसरी तरफ व्यवस्था। और उस रात व्यवस्था कानून पर भारी पड़ी। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जेल मैनुअल के नियमों को ताक पर रख दिया। क्या किया उन्होंने? आधी रात को जेल के ताले खोले गए। आधी रात को? जी हाँ, हनुमान बेनीवाल को रात के ठीक 12 बजे जेल से रिहा किया गया। अविश्वसनीय। ये सिर्फ एक रिहाई नहीं थी, ये सरकार का मौन स्वीकार था कि उनके पास इस छात्र नेता की ताकत का कोई जवाब नहीं है। ये इस बात का सबूत था कि एक अकेला आदमी अगर उसके पीछे जनता की ताकत हो तो राजधानी को बंधक बना सकता है। ये घटना सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये दिखाता है कि प्रशासन उनकी संगठित करने की क्षमता से किस हद तक डर गया था। बिल्कुल। वो जान गए थे कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये एक अनुशासित शक्ति है जो बेनीवाल के एक इशारे पर कुछ भी कर सकती है। सही कहा। इन 2 घटनाओं के बाद वो सिर्फ एक छात्र नेता नहीं रह गए थे, वो एक फिनोमेना बन चुके थे। जयपुर की सड़कों पर, छात्रों के दिलों पर उनका नाम छप चुका था। और अब ये तय हो गया था कि ये शेर यूनिवर्सिटी के पिंजरे में ज्यादा दिन नहीं रहेगा, अब वो विधानसभा की तरफ कूच करेगा। लेकिन जैसा कि स्रोत इशारा करता है, यूनिवर्सिटी की राजनीति तो सिर्फ एक ट्रेलर थी, एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस बात पर जोर देता है कि असली महाभारत तो अब शुरू होनी थी। जब वो मुख्य धारा की राजनीति में आए तो उन्हें असली चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अपनी पार्टी के लोगों से धोखा, उन्हें राजनीति से खत्म करने की साजिशें। और फिर कैसे उन्होंने इन सब से लड़कर अकेले दम पर एक नई पार्टी आरएलपी खड़ी की और राजस्थान की 2 पार्टी वाली राजनीति में एक तीसरा मजबूत मोर्चा बना दिया। पर जैसा स्रोत कहता है, यह सब कहानी के दूसरे भाग की बातें हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा का फोकस उनके उदय पर था और ये साफ है कि उनकी राजनीति के जड़ें इन्हीं छात्र आंदोलनों के संघर्ष में कितनी गहराई तक जमी हुई हैं। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो क्या है? पहली तो ये कि हनुमान बेनीवाल ने ग्रामीण छात्रों के मुद्दों को उठाकर और सिस्टम से सीधे टकराकर अपनी एक जबरदस्त पहचान बनाई। हाँ, उन्होंने एक ऐसे वोट बैंक को आवाज दी जो मौजूद तो था पर खामोश था। सही। और दूसरी और शायद सबसे अहम बात, ये 2 घटनाएं हैं। मुख्यमंत्री का जेल में मिलने आना और सरकार का आधी रात को जेल के नियम तोड़कर उन्हें रिहा करना। ये सिर्फ किस्से नहीं है, ये उनके करियर के वो फाउंडेशन स्टोन्स हैं
जो दिखाते हैं कि वो शुरुआत से ही एक ऐसी ताकत थे जिसे सत्ता कभी नजरअंदाज नहीं कर सकी। बिल्कुल।